एक्टिव है। एस जयशंकर ने एक बार फिर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से संपर्क किया है। अब यहाँ एक बहुत अहम बात सामने आती है, ईरान के विदेश मंत्री ने सबसे ज्यादा बार किस देश से बात की है? जवाब है भारत। भारत के साथ 5 बार बातचीत, जबकि ओमान, फ्रांस, तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ सिर्फ 2-2 बार और बाकी देशों के साथ तो सिर्फ 1-1 बार। यानी साफ संकेत है कि इस समय अगर कोई देश ईरान के साथ लगातार संपर्क में है तो वो भारत है। और यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। एक तरफ भारत ईरान से लगातार बातचीत कर रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल के साथ भी उसके कनेक्शन पूरी तरह खुले हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सीधी बातचीत बेंजामिन नेतन्याहू से हो रही है और विदेश मंत्री स्तर पर भी कम्युनिकेशन हो चुका है। यानी भारत एक साथ दोनों पक्षों के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसे आप क्या कहेंगे, न्यूट्रल स्टैंड या फिर एक बहुत सोच समझकर की गई स्मार्ट स्ट्रैटेजी? लेकिन अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात। इतने बड़े घटनाक्रम के बीच एक देश है जो हैरानी की बात है कि पूरी तरह खामोश नजर आ रहा है, अमेरिका। न तो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की और न ही अमेरिका के विदेश मंत्री ने जयशंकर से कोई संपर्क किया। और ये कोई मामूली बात नहीं है। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में अमेरिका हर बड़े खिलाड़ी को अपने दायरे में रखता है, लेकिन इस बार भारत को ऑफिशियल तरीके से उस लूप में शामिल नहीं किया गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे भी कोई गहरी रणनीति छिपी हुई है? वाकई ये सब सिर्फ ऊपर ऊपर दिख रहा है या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? क्योंकि अगर आप हाल की घटनाओं को जोड़कर देखो तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। अभी कुछ ही समय पहले भारत ने अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील को आखिरी वक्त पर टाल दिया था। और अगर ध्यान से याद करें तो प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आखिरी बातचीत 2 फरवरी को हुई थी। उसके बाद से एकदम खामोशी। और इसी खामोशी के बीच एक और बड़ा डेवलपमेंट सामने आता है। दुनिया के 22 देशों ने मिलकर एक साझा बयान जारी किया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले गलत हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोला जाना चाहिए। यानी इंटरनेशनल लेवल पर दबाव तेजी से बढ़ रहा है। अब यहीं से चीजें और साफ होने लगती हैं, क्योंकि ये कोई छोटा ग्रुप नहीं है। इस स्टेटमेंट में दुनिया के लगभग सभी बड़े देश शामिल हैं। यूएई, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लगभग हर बड़ा प्लेयर एक ही लाइन पर खड़ा नजर आ रहा है। साफ संकेत है कि एक ग्लोबल कंसेंस तैयार हो रहा है। लेकिन इसी जगह पर भारत फिर से अलग दिखाई देता है। जहां बाकी देशों ने स्टेटमेंट पर साइन कर दिए, वहीं भारत ने एक बार फिर दूरी बनाए रखी। और ये पहली बार नहीं हो रहा। इस पूरे तनाव के दौरान कई जॉइंट स्टेटमेंट सामने आए, लेकिन भारत ने किसी पर भी हस्ताक्षर नहीं किए। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या भारत किसी एक पक्ष के साथ खुलकर खड़ा होना नहीं चाहता, या फिर वो जानबूझकर खुद को न्यूट्रल दिखाते हुए एक अलग और ज्यादा गहरी रणनीति पर काम कर रहा है? क्योंकि तस्वीर को ध्यान से देखो, एक तरफ भारत ईरान के साथ लगातार बातचीत में है, दूसरी तरफ इजराइल के साथ उसके संबंध और संवाद भी खुले हुए हैं, और तीसरी तरफ वो ग्लोबल प्रेशर ग्रुप से खुद को दूर रख रहा है। अब ये सब यूं ही नहीं हो सकता। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। और अगर ऐसा है तो अब जरूरी है कि हम ग्राउंड लेवल की असली स्थिति को भी समझें। सरकार के मुताबिक अब तक करीब 3,300 भारतीय मिडिल ईस्ट से वापस लाए जा चुके हैं। सुनने में यह आंकड़ा बड़ा लगता है, लेकिन जब इसे कुल संख्या से जोड़कर देखते हैं तो असली तस्वीर सामने आती है। क्योंकि उसी क्षेत्र में लगभग 9 लाख भारतीय काम और रह रहे हैं। यानी जो लोग लौट पाए हैं वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तो असली सवाल क्या है? सच्चाई ये है कि वहां से बाहर निकलना अभी आसान नहीं है। फ्लाइट्स लिमिटेड हैं, कई एयरपोर्ट्स पर पाबंदियां लगी हैं और ग्राउंड सिचुएशन अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। अगर हालात सामान्य होते तो ये संख्या कहीं ज्यादा हो सकती थी। अब बात करते हैं उस अपडेट की जो सीधे हमारी जेब पर असर डालती है, भारतीय रुपया। याद रखिए, जंग सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जाती, इसका असर करेंसी मार्केट में भी दिखता है और अभी वही देखने को मिल रहा है। पहली बार रुपया गिरकर 94 रुपए प्रति डॉलर के पार चला गया है, करीब 94.1 रुपये तक, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। अगर ट्रेंड पर नजर डालें तो महीने की शुरुआत 92 रुपीज से हुई थी, फिर 93 रुपीज पार हुआ और अब सीधे 94 रुपीज के ऊपर। यानी गिरावट धीरे धीरे नहीं बल्कि तेज रफ्तार से हो रही है। अब इसका सीधा मतलब समझिए, इंपोर्ट महंगा होगा, खासकर तेल, जिससे महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। यानी जो संघर्ष हजारों किलोमीटर दूर चल रहा है, उसका असर अब हमारे घर तक महसूस होने लगा है। तो अब तस्वीर थोड़ा साफ होती दिख रही है। एक तरफ इंटरनेशनल प्रेशर, दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग और तीसरी तरफ आर्थिक असर।
अब बड़ा सवाल ये है कि भारत जो रास्ता चुन रहा है, क्या वो लंबे समय में सही साबित होगा या फिर आगे जाकर कोई बड़ा जोखिम बन सकता है। चलो इसे टाइमलाइन से समझते हैं, क्योंकि आंकड़े कभी गलत नहीं होते। एक समय था जब 70 रुपए पार करना बड़ी खबर थी, 2018 में। फिर 2022 में 80 रुपए आया, यानी करीब 4 साल लगे। उसके बाद दिसंबर 2025 में 90 रुपए पहुंचा, फिर से 3 साल के आसपास का समय। लॉजिक कहता है कि 100 रुपए तक पहुंचने में भी समय लगता, लेकिन जो अभी स्पीड दिख रही है वो इस पैटर्न को तोड़ रही है। कुछ ही महीनों में 90 रुपए से 94 रुपए पार, यानी गिरावट अब धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से हो रही है। और यही चिंता की असली वजह है। क्या ये ट्रेंड ऐसे ही जारी रहा तो 100 रुपए का स्तर उम्मीद से पहले आ सकता है। अब थोड़ा फोकस बदलते हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहती, इसका असर संस्कृति और मीडिया पर भी पड़ता है। एक फिल्म जो मूल रूप से एक भावनात्मक कहानी है, अब राजनीतिक रूप से संवेदनशील बन गई है। इस फिल्म का नाम है द वॉइस ऑफ हिंद रजब। कहानी एक छोटी बच्ची के इर्द गिर्द घूमती है जो युद्ध क्षेत्र में फंस जाती है, और उसकी मदद के लिए किए गए कॉल्स पर पूरी स्टोरी आधारित है। सुनने में ही भारी लगता है और देखने पर इसका असर और गहरा हो सकता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि भारत में इस फिल्म को रिलीज की मंजूरी नहीं मिली। वजह क्या बताई गई? यही कि कंटेंट संवेदनशील है और भारत इजरायल संबंधों को ध्यान में रखना जरूरी है। अब यहाँ बहस शुरू हो जाती है। एक पक्ष कहता है कि पहले से ही माहौल तनावपूर्ण है और ऐसी फिल्म हालात को और भड़का सकती है। वहीं दूसरा पक्ष मानता है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी भी उतनी ही अनीति बनाम भावना का मामला है। अब एक और अपडेट की बात करते हैं जो अलग दिशा से आता है, लेकिन उतना ही अहम है। पाकिस्तान में एक वांटेड आतंकी अचानक मारा गया है। नाम सामने आ रहा है बिलाल आरिफ सलाफी, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो युवाओं को कट्टरपंथ की ओर ले जाकर भर्ती और ट्रेनिंग का काम करता था, और सबसे दिलचस्प बात, उसे मारने वाले अनजान हमलावर बताए जा रहे हैं। यानी आधिकारिक तौर पर कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई, लेकिन संदेश साफ है। अब अगर इन सारी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखो तो रुपया कमजोर हो रहा है। कूटनीतिक संतुलन फैसला सही था या नहीं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी गहराई वाली जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि असली समझ